Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of May 2020. तो 17 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रिड रिपोर्ट 2020 वाज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय. तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता आया है रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, और ये क्वेश्चन अच्छा है. ग्रिड रिपोर्ट या ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किसने रिलीज की? ऑप्शंस आर ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, या डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. थिंक ऑफ द आंसर, पॉज द वीडियो एंड डू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से, उसके बाद आंसर तो मैं बता ही देता हूँ आपको. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर. उसने ग्रिड रिपोर्ट निकाली थी. तो नियरली 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2019. इट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार अकॉर्डिंग टू दिस रिसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर. इसका टाइटल था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रिड रिपोर्ट 2020. ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा. द सेंटर इज अ पार्ट ऑफ नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल. जो ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है, ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का एक हिस्सा है. तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है ना. दूसरा क्वेश्चन है, कोविलपत्ती कडलई मिट्टई. ओके, तो कोविलपत्ती कडलई मिट्टई जो है इट वाज रिसेंटली ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. आपको ये बताना है कि किस स्टेट को ये टैग मिला है, जीआई टैग दिया गया. ऑप्शन आर ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश. तो थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी सी, तमिलनाडु. तमिलनाडु को ये आंसर, ये कोविलपत्ती कडलई मिट्टई को जीआई टैग दिया गया है. It is manufactured in Kovilpatti and adjacent towns and villages in the Thoothukudi district of Tamil Nadu. तो ये वहाँ पे बनता है. It's a candy made of peanuts held together with glistering syrup. Okay, तो ये जो कोविलपत्ती कडलई मिट्टई जो है, it's a candy made of peanuts held together with a glistening syrup. Okay, तो that is the thing which is important. आगे बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की. तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चक हाउ. चक हाउ के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज सेंटेड ग्लूटिनस राइस वेराइटी पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक राइस कल्टिवेटेड वाइडली इन मणिपुर. चक हाउ. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द राइस वेराइटी हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग जॉइंटली फॉर द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मणिपुर. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. तो थिंक ऑफ द आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. चक हाउ जो है वो क्या है, बेसिकली एक ब्लैक राइस होता है. ब्लैक राइस चक हाउ ये मणिपुर का है. दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ऐसा 7 स्टेट्स के लिए नहीं, मणिपुर के लिए दिया गया इसका जीआई टैग. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ओके, मैप ऑफ द डे में बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट मैप की, जो कि इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देख लेते हैं. तो ये आपको दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अपना इंडिया का है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. फिर यहाँ पे मालदीव्स में आपको माले दिख रहा होगा, है ना, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे यमन के नीचे देखो, यमन के नीचे यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड दिखता है, ये यमन का है. ओके, ये देखो यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड है, ये यमन का है. दैट इज़ द थिंग. फिर यहाँ पे आपको जब आप इधर तंजानिया और मोजाम्बिक इनके साइड में देखोगे तो आपको कोमोरोस दिखेगा. ओके, कोमोरोस आइलैंड दिखेगा. फिर उसके बाद ग्लोरियोसो आइलैंड दिख रहा होगा, ये फ्रांस का है. ग्लोरियोसो आइलैंड, अगर आपसे कहीं कोई पूछता है कि ग्लोरियोसो आइलैंड किसका है, तो फ्रांस का है. देन अगालेगा आइलैंड यहाँ पे मॉरिशियस का अगालेगा आइलैंड, ये भी इंडियन ओशन का है, अगालेगा. देन ट्रोमेलिन आइलैंड आपका फ्रांस का है. ट्रोमेलिन आइलैंड किसका है, फ्रांस का है. देन मायोटे जो कि है वो एडमिनिस्टर्ड बाय फ्रांस, क्लेम्ड बाय कोमोरोस. एक मायोटे आइलैंड है, वो एडमिनिस्टर्ड होता है फ्रांस के थ्रू एंड क्लेम उसको करता है कोमोरोस. ओके, ठीक है ना. तो एडमिनिस्टर्ड बाय फ्रांस एंड क्लेम्ड बाय कोमोरोस. देन हुआन डी नोवा आइलैंड जो होता है, हुआन डी नोवा, ये फ्रांस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, फ्रांस इसको क्लेम करता है. देन बैसोस डा इंडिया आइलैंड है, जो कि फ्रांस कंट्रोल करता है, बैसस डा इंडिया. देन यूरोपा आइलैंड भी फ्रांस का है. देन यहाँ पे रियूनियन आइलैंड फ्रांस का है, रियूनियन आइलैंड भी फ्रांस का है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन किसको क्लेम कर रहा है. देन आपका यहाँ पे डिएगो गार्सिया है, देखो. ओके, यहाँ पे चैगोज आइलैंड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड यूके. ओके, तो यहाँ पे चैगोज आइलैंड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड मॉरिशस. देन डिएगो गार्सिया भी है यहाँ पे, डिएगो गार्सिया. ओके, फिर यहाँ पे
सोलोमन आइलैंड्स, एगमंट आइलैंड, ये दोनों यहाँ पे दिख रहा होगा, सोलोमन एंड एगमंट आइलैंड, एंड दीज आर द ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी, यहाँ पे दिख रहा होगा। देन क्रिसमस आइलैंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा है, क्रिसमस आइलैंड, ओके। एंड एशमोर एंड कार्टियर आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। यहाँ पे कोकोज यानी कि किलिंग आइलैंड भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, एशमोर एंड कार्टियर आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन दिखा दी है। फिर यहाँ पे आपका प्रिंस एडवर्ड आइलैंड साउथ अफ्रीका का है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका द्वारा क्लेम किया जाता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग। एंड यहाँ पे हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का है, हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, दोबारा एक बार सुन लीजिएगा जो भी मैंने बोला, तो आपको ये मैप अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज है, गवर्नमेंट थ्रोज ओपन डिफेंस प्रोडक्शन एंड कोल सेक्टर्स। तो अब नया जो रिफॉर्म्स चल रहा है इस समय, ये फोर्थ ट्रांच है उसका। तो फोर्थ ट्रांच में क्या किया उन्होंने, 8 सेक्टर उठाए, सेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की बात की है। तो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं, कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ओके। तो ये जो है बेसिकली कुछ सेक्टर्स है जिनमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। पहला तो है कोल। कोल में क्या है, कमर्शियल माइनिंग ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस टू बी इंट्रोड्यूस। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे कमर्शियल माइनिंग करने की बात की जा रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होता है। अगर रेवेन्यू शेयरिंग होता है तो दूसरा मॉडल कौन सा होता है, तो 2 मॉडल होते हैं बेसिकली। एक होता है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। तो इंडिया क्या करता था, पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करता था, बट अब रेवेन्यू शेयरिंग पे शिफ्ट कर गया है, प्रॉफिट शेयरिंग ना करके। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता था कि ये बोला जाता था कि आपका रेवेन्यू जितना हुआ उसमें से आपकी इनपुट जितनी लगी वो माइनस करके आप अपनी प्रॉफिट निकालो, और प्रॉफिट को कुछ उसका परसेंटेज गवर्नमेंट के साथ आप शेयर कर दो, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था कि जितनी भी कंपनीज थी वो 0 प्रॉफिट दिखा देती थी, वो दिखाती थी कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता था। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयरिंग में। रेवेन्यू शेयरिंग में क्या होता है कि एक टोटल रेवेन्यू का, आपके टोटल रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज शेयर करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम फिर फिक्स हो जाती है कि इतना रेवेन्यू तो हुआ है ना, तो रेवेन्यू का फिर आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो इसलिए ये बेटर मॉडल होता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग में एक नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट को कि आप क्या कर रहे थे कि कंपनीज क्या कर रही थी कि प्रॉफिट 0 दिखा दे रही थी। अब 0 प्रॉफिट दिखाएंगी तो जब 0 प्रॉफिट रहेगा तो उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो दैट वाज द इशू इन द प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। इस कारण से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे गवर्नमेंट शिफ्ट कर गया कि जितना टोटल रेवेन्यू आपका आएगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, उसका कुछ परसेंटेज आपको शेयर करना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट, ओके। तो कमर्शियल माइनिंग जो है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेशन। मिनरल्स में कंपोजिट एक्सप्लोरेटिंग कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम बनाई जाएगी कि एक्सप्लोरेशन भी होगा, माइनिंग भी होगी और प्रोडक्शन भी किया जाएगा। इट विल बी अनाउंस्ड एंड 500 माइनिंग ब्लॉक्स विल बी ऑक्शन। 500 माइनिंग ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जाएगा। एक मिनरल इंडेक्स भी लाया जाएगा। तो एक मिनरल इंडेक्स भी लाया जाएगा, ये इसमें लिखा नहीं, बता देता हूं मैं आपको, पीआईबी में कल आया था तो मैं बता दिया आपको। डिफेंस में ए लिस्ट ऑफ वेपन्स प्लेटफॉर्म फॉर बैन ऑन इंपोर्ट विल बी नोटिफाइड। मतलब कि ऐसे लिस्ट निकाली जाएगी जिनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन रहेगा, मतलब कि एक निगेटिव लिस्ट निकाली जाएगी कि इन चीजों का इंपोर्ट नहीं कर सकते आप डिफेंस के सेक्टर में। एफडीआई लिमिट जो होगी मैन्युफैक्चरिंग में अंडर द ऑटोमेटिक रूट, उसको रेस कर दिया गया है 74% तक, ओके। तो 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है इन द ऑटोमेटिक रिजीम। ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो एफडीआई होता है कि ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि बिना परमिशन के आप उसमें कर सकते हैं एफडीआई, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल रूट जो होता है उसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। देन सिविल एविएशन में रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द एयर स्पेस विल बी ईज्ड। अभी क्या है कि केवल 60% एयर स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, केवल 60% एयर स्पेस फ्रीली अवेलेबल है। इस कारण से एविएशन सेक्टर में भी लिमिटेशंस है। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी एयर स्पेस में उसको हटाया जाएगा। पावर डिपार्टमेंट्स एंड यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन यूटीज टू बी प्राइवेटाइज्ड। जो पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है यूनियन टेरिटरीज में, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। इट विल बी इन लाइन विद द टैरिफ पॉलिसी विच इज टू बी अनाउंस्ड। एक टैरिफ पॉलिसी लाई जाएगी पावर सेक्टर में, उसको अनाउंस किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही ये जो यूटीज हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, ठीक है ना। यूटीज में जो पावर कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। स्पेस के फील्ड में प्राइवेटाइजेशन टू बी इंट्रोड्यूस, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, आउटर स्पेस ट्रेवल टू बी ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्पेस सेक्टर में। प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन जो है, आउटर स्पेस ट्रेवल जो है, ये ओपन किया जाएगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। एटॉमिक एनर्जी
के क्षेत्र में रिसर्च रिएक्टर इन पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसको सेटअप किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल आइसोटोप्स एक्सेट्रा। तो मेडिकल आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ें की जाएंगी। सो दैट इज अनदर अनाउंसमेंट जो कि किया गया है अंडर दिस न्यू मैकेनिज्म, जो कि जो नए रिफॉर्म्स, स्लीव ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किए गए हैं उनके अंतर्गत। अब आगे के जो आने वाले पेजेस है वहाँ पे हम एक एक करके सारे सेक्टर्स का भी देखेंगे, क्योंकि आगे और ज़्यादा डीप एनालिसिस किया गया है। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो अगली जो न्यूज़ है वो है केरला के रिगार्डिंग। ओके, तो केरला में क्या हो रहा है कि जो वेदर का इन्फॉर्मेशन है, वेदर फोरकास्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेंगे केरला वाले कि प्राइवेट एजेंसीज से भी डेटा लेंगे। IMD यानी कि जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उससे तो डेटा आता ही आता है, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज का भी यूज़ करेंगे। तो केरला का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सेस इनपुट्स फ्रॉम स्काईमेट वेदर सर्विसेज। एक तो स्काईमेट हो गया, स्काईमेट वेदर सर्विसेज, देन विंडी, सेकेंड इज विंडी, थर्ड इज IBM वेदर कंपनी एंड अर्थ नेटवर्क। तो ये 4 प्राइवेट वेदर कंपनीज है। याद रखिएगा, अगर UPSC चाहे तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि स्काईमेट, विंडी, अर्थ नेटवर्क, दीज वर इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट आर दीज? तो ये क्या है? तो दीज आर बेसिकली प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग योर एजेंसी, वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीज आर द प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज, स्काईमेट वेदर सर्विसेज, विंडी, IBM वेदर कंपनी एंड अर्थ नेटवर्क। ठीक है ना? so this is the important thing which you should remember. Okay, the government has granted the permission to spend 10% of the fund from the state disaster relief fund, state disaster response fund for these services. Okay, तो अब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है केरला को कि वो 10% जो है अपना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का वो यूज़ कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू दीज सर्विसेज. ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वॉज देयर. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट गेट्स सेपरेट बजट प्रोविजन. अब डिफेंस का जो, अगर आपने जो 4th ट्रांच देखा जो गवर्नमेंट का, उसमें एक चीज़ देखने को मिलती कि जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा जोर देती जा रही है. ठीक है ना. द लिमिट्स ऑफ द FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था इन द थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, उसको बढ़ा दिया गया है. ऑटोमेटिक रूट में उसको बढ़ा दिया गया है 49% से 74% कर दिया गया है. ठीक है ना. पहले आगे मूव करते हैं, थोड़ा देखते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. अब कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दी जाएगी. गवर्नमेंट ने कहा है इट वुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड. ओके, इट वुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड. कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ये होगा कि इसको शेयर मार्केट या इन जगहों पे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इसको बेसिकली लिस्ट किया जाएगा. इट विल बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा. याद रखिएगा, पूरा तरह से प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा. कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फॉर ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ये भी एक डिसीजन है जो कि लिया गया है ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, इसको की कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा इसका. ठीक है ना. मच नीडेड स्टेप्स. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे CIA का कहना है कि ये जो स्टेप्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो स्टेप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है. क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक इम्पोर्टर है. मतलब अमंग द जो मेन इम्पोर्टर्स होंगे डिफेंस के आइटम्स के, उनमें से एक इंडिया भी है. ठीक है ना. एंड एक जो लिस्ट बनाने की बात की है कि ऐसे आइटम्स की जो इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते, दैट निगेटिव लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ लैंडमार्क स्टेप विच विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स. तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी जो कि आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, जिनको कि आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क डिसीजन है. द इंक्रीज इन FDI लिमिट टू 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट की तरह के में 74% कर दिया गया है. पहले वैसे 100% केस बाय केस बेसिस पे था. केस बाय केस बेसिस मतलब कि वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू था. लेकिन अगर अब ये देखो कि ऑटोमेटिक रूट में 74% कर दिया गया. पहले ऑटोमेटिक रूट में केवल 49% था, उसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है. ठीक है ना. तो इससे क्या है कि आप और ज़्यादा फॉरेन फंड्स इजीली ले सकते हो, फॉरेन उनको अट्रैक्ट कर सकते हो इस सेक्टर में, देन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन कर सकते हो. तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस ऑल्सो. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं, नेवी टू एड नदन थिएटर कमांड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है थिएटर कमांड. थिएटर कमांड क्या होता है, क्या नहीं होता. अब थिएटर कमांड क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ. थिएटर कमांड एक
कहना चाहिए कि एक स्पेसिफिक एक आपका ट्राइलेटरल मतलब एक तरह से अरेंजमेंट होता है जहाँ पे आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिल करके एक तरीके से अंडर कॉमन कमांडर दे फाइट एज अ कोहेसिव यूनिट। ओके, थिएटर कमांड का मतलब है कि जो आपकी जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, जो आपकी प्राइम डिफेंस फोर्सेज हैं, वो एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना करके बेसिकली जब वो फाइट करती हैं एज अ कोहेसिव यूनिट, तो उसको कहते हैं थिएटर कमांड। ठीक है ना। थिएटर कमांड का जो मॉडल है या थिएटर कमांड की जो डॉक्ट्रिन है वो यूएसए और चाइना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नदर्न थिएटर कमांड अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको चाइना का दिखाएगा। अब बेसिकली जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे इंडिया में जो नदर्न कमांड है, जो ये प्रपोज नदर्न कमांड है बेसिकली अभी थिएटर कमांड इंडिया में अगर देखा जाए तो केवल एक अंडमान एंड निकोबार की जो कमांड है वो उसको आप कह सकते हैं थिएटर कमांड, क्योंकि वहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ जॉइंटली काम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इंडिया में जो ये प्रपोज थिएटर कमांड है, अभी क्या हो रहा था कि नदर्न कमांड में केवल आर्मी और एयरफोर्स का ज़्यादा था, लेकिन अब जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो कि बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका ये कहना है कि नेवल सिस्टम का भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इंडिया की जो नदर्न कमांड है, नदर्न थिएटर कमांड, वो आपके चाइना के साथ बॉर्डर में रहेगी। ओके, तो इंडिया की जो नदर्न थिएटर कमांड है वो चाइना के साथ है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है। इंडिया अपोजेस रीजॉइनिंग आरसीईपी ओवर चाइना कंसेंट। तो इंडिया ने बेसिकली कहा है कि वो चाइना के कारण, चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एंड ये आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए दोबारा नहीं सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ रीजॉइनिंग द आरसीईपी। आरसीईपी है कि एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, एक मेगा रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट है जो कि निगोशिएट हो रहा है सिंस 2012 से बिटवीन आसियान एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स। तो आसियान और उसके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स हैं उनके साथ मेंबरशिप अगर आप देखें तो बेसिकली इसके कुछ जो पहले तो 6 कंट्रीज नॉर्मल आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्री तो आपकी आसियान की हैं। ओके, तो 10 कंट्रीज़ में आसियान की हैं, आसियान की कितनी कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं। ओके, तो वो 10 तो मेंबर है, प्लस 6 और कंट्री हैं, 6 कंट्रीज़ और हैं जो किसकी मेंबर हैं। वो 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, वो 6 कंट्री हैं आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आपका साउथ कोरिया, प्लस इंडिया भी था पहले, तो ये 6 कंट्रीज़ थी। तो ये आरसीईपी पहले था 10+6, बट अब बचा है वो 10+5, क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो इंडिया को बाहर कर दो। तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, ये बचे 5 मेंबर। तो 10 कंट्री तो आपके आसियान के मेंबर हैं, और बाकी जो बचे ये 5 मेंबर ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके जो उसके FTA पार्टनर्स हैं, यानी कि चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। तो ये 5 मेंबर अब बचे। ठीक है ना। इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, पहले उन्होंने बेसिकली ये किया था कि कहा था कि एक तो चाइना का जो इंटरफेरेंस है या चाइना पे जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ वो ये मानते थे कि कुछ कंट्रीज़ क्या करेंगे, इंडिया को मार्केट की तरह यूज़ करने की कोशिश करेंगे, दे विल यूज़ इंडिया एज अ मार्केट, है ना। तो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया को मार्केट की तरह यूज़ किया जाए। फॉर दैट रीज़न ऑल्सो उन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड हम नहीं बनाना चाहते, इस कारण से वो आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो काफ़ी ज़्यादा आज न्यूज़ है, ये देखते हैं एक करके। The next news is street vendor loans and uncharted turf for big banks। अब क्या है, अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट जो की है निर्मला सीतारमण ने, उसमें से एक अनाउंसमेंट किया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा, अब ये क्या है, इसको अनचार्टेड टर्फ क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज बैंक्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके के लोन प्रोवाइड करने के स्ट्रीट वेंडर्स को। हार्डली एनी सच लोन्स वर एक्सटेंडेड बाय दीज बैंक्स इन द पास्ट। जो बड़े बैंक्स हैं वो हार्डली ऐसा लोन दे रहे थे। ठीक है ना। अब बेसिकली है क्या कि गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि बेसिकली 10,000 फॉर ईच वेंडर, ₹10,000 फॉर ईच वेंडर, एंड ये बेसिकली उनको दिया जाएगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा देने का है, और 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए निकाला जाएगा। ठीक है ना। अब इन सच अ सिनेरियो, अब ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ बैंक्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने बहुत लोन दिया नहीं है, इनको अनचार्टेड टर्फ है उनके लिए, तो ऐसे सिनेरियो में माइक्रो फाइनेंस जो लेंडर्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो लेंडर्स जो है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जो कि ऑलरेडी इनको लोन प्रोवाइड करती थी ऐसे लोगों को या इस सेगमेंट के लोगों को, तो उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव कस्टमर हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एंड देयरफॉर दे एक्सपर्टाइज इन एक्सटेंडिंग द स्मॉल टिकट लोन्स। तो स्मॉल टिकट लोन्स देने में वो एक्सपर्टाइज है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि कुछ
ही एस्पेक्ट हैं जो कि इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाएंगे। पहली चीज़ कि इंटरेस्ट रेट पे एक कैप होनी चाहिए, कि एक कैप होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट पे, ताकि जो ये वेंडर्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़े ये लोन, वो आसानी से इसको चुकता कर सके। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो फिर ले तो लेंगे लेकिन चुकता करने में बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़, द सक्सेस ऑफ द स्कीम इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑन विच द लोन इज डिलीवर्ड। दूसरा ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जो सक्सेस होगा ये स्कीम, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी आप लोन दे पाते हो, ठीक है ना। अब मान लो किसी वेंडर को ज़रूरत आज है और आप 2 साल बाद या 3 साल बाद उसके लोन को अप्रूवल दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस व्यक्ति के लिए, तब तक उस 10,000 से ज़्यादा वो कुछ और कर लेगा, है ना। तो सक्सेसफुल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन तभी है जब आप उसको जल्दी से जल्दी वो लोन प्रोवाइड कर सको। तीसरा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। तो डॉक्यूमेंटेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। ऑथर ने सजेस्ट किया कि कम से 1 पेज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। द पर्पज इज बेसिकली कन्वीनियंस, एंड अगर आप उसको वहीं पे इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वही उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक बना दोगे, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देन कस्टमर डिलाइट इज द की फॉर द स्कीम टू बी अ सक्सेसफुल स्कीम। कस्टमर का जो डिलाइट है दैट इज द की पॉइंट, ठीक है ना। एक जो कंसर्न है बेसिकली ये है कि लोन जो रहेगा अंडर दिस स्कीम, दे आर लाइकली टू बी अंडर द मुद्रा स्कीम लोन्स। ओके, इनको मुद्रा स्कीम लोन माना जाएगा। जो शिशु वाला क्राइटेरिया है, शिशु क्राइटेरिया ₹50,000 तक रहता है ना, तो शिशु कैटेगरी रहेगा। शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरीके के लोन होते हैं मुद्रा के अंदर। तो मुद्रा लोन्स आर गारंटीड बाय द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, यानी कि CGTMSE, यानी कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को गारंटी करता है। बट द बैंकर्स दे हैव हाईलाइटेड दैट इट इज नॉट ईजी टू गेट द क्लेम्स फ्रॉम CGTMSE। मतलब कि बैंक्स ने ये बोला है कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट द क्लेम्स फॉर दीज लोन्स इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। अगर ये लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से क्लेम वापस लेना। तो इस कारण से भी बैंक्स जो है वो हो सकता है पीछे हट जाए लोन देने में। तब माइक्रो फाइनेंस और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर, इट वॉज हाईलाइटेड हेयर। कोल के बारे में मैंने आपको बता दिया है बेसिकली कि कोल का जो अभी नया मॉडल है वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। पहले प्रॉफिट शेयरिंग था, अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है क्योंकि इससे हो सकता है जो आपका जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होगा, क्योंकि मिनरल रिफॉर्म्स कर रहे हो आप कोल रिफॉर्म्स कर रहे हो, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। प्राइवेट का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो जो हमारी डिपेंडेंस थी कि इंपोर्ट करते थे, बाहर से लाते थे, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ यहाँ हाईलाइट की गई कि जो केयर रेटिंग्स हैं उन्होंने ये कहा है कि द कोल सेक्टर गेट्स अ बूस्ट एज द प्राइवेट सेक्टर कैन नाउ बिड एट द ऑक्शंस फॉर 50 ब्लॉक्स। जो प्राइवेट सेक्टर है दे कैन नाउ बिड द ऑक्शंस फॉर 50 ब्लॉक्स। तो इससे क्या होगा, इट विल इन्हांस द सप्लाईज, इट विल रिड्यूस द इम्पोर्ट्स विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, है ना। गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स टू ऑक्शन कोल बेड मीथेन ब्लॉक्स। तो जो CBM यानी कि कोल बेड मीथेन ब्लॉक्स हैं उनको भी ऑक्शन करने का गवर्नमेंट सोच रही है। इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट ये ज़रूर पड़ेगा कि अब जो कोल का ज़्यादा यूज़ आएगा या होगा तो इससे क्या होगा कि अमोनिया प्रोड्यूस होगी एंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट से अमोनिया प्रोड्यूस होगी, जिसका कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा है एज फ्रॉम द कन्वेंशनल नेचुरल गैस प्रोसेस। तो इससे क्या होगा, हो सकता है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स ऑफ यूटीज़ विल इम्प्रूव द फाइनेंसेस। अब सेंटर ने डिसीजन लिया कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है यूनियन टेरिटरीज़ की, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्कॉम्स है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा लोन, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोन रहता है और काफ़ी ज़्यादा वो लॉस में चलती रहती है। और उनका बहुत ज़्यादा जो उदय स्कीम आई थी बीच में, उज्ज्वल डिस्कॉम योजना आई थी, वो इसीलिए थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके जो लोन्स हैं जो उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तैयार कर दिए हैं बैंक्स के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि जो यूटीज़ हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा ताकि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी वो इंक्रीज हो जाए और वो काफ़ी अच्छे से उनकी जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। और एक नई टैरिफ पॉलिसी का भी बोला गया है। अब जो नई टैरिफ पॉलिसी, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टैरिफ पॉलिसी विद रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स से फोकस करने वाली एक पॉलिसी को बनाने की बात चल रही है। देन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर। तो जो पावर सेक्टर है इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए या इस इंडस्ट्री को पूरा प्रमोशन देने के लिए बेसिकली जो नई पॉलिसी आएगी वो इसी बेसिस पे आएगी कि इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, कस्टमर भी हो गया, इंडस्ट्री हो गया और पूरा सेक्टर को ओवरऑल प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए वो पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड।
यूटीज़ आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। सबसे अच्छी बात ये कि पहले ये यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद में स्टेट्स में, लेकिन लाना ज़रूरी है। तो यूटीज़ आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टेट्स के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हो, बट दे शुड बी लेटर प्रोपोगेटेड इनटू द स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स ऑल्सो। तो बाद में इनको स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स में भी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो जितने भी रिफॉर्म्स ऊपर हमने बताए थे उन सबको एक एक करके ये एनालाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए आज का पेपर काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन काफ़ी इरिटेशन भी होता है, क्योंकि बार बार आप सेम चीज़ बोलते हो ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एविएशन सेक्टर मेजर्स आर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। तो एविएशन सेक्टर के भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की हमने बात की। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म है एविएशन सेक्टर में, वो ये किया जा रहा है कि MRO, यानी कि जो 3 ऑपरेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। यहाँ ऑपरेशंस लगा है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑपरेशंस। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों के ऊपर है ना, हमारा काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व आता है। तो MRO ऑपरेशंस अगर हमने इंप्रूव कर लिए, इस पे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं हम, PPP मोड पे जाएंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेसिकली जो फॉरेन रिजर्व हम स्पेंड करते थे वो खत्म होगा। दूसरी चीज़, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, क्योंकि अगर हम MRO ऑपरेशंस अपने आप करते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग, ये सारी चीज़ें हम खुद ही करने लगेंगे अगर, तो क्या होगा कि दूसरी कंट्रीज़ को भी हम करेंगे, अपने जो नेबर्स हैं उनका करेंगे, बाकी कंट्रीज़ करेंगे। तो इस कारण से क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारा फॉरेन रिजर्व आएगा भी, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द एजेंडा बिहाइंड दिस थिंग। द प्लान टू मेक इंडिया ग्लोबल MRO हब विल इंश्योर सेविंग्स ऑफ द प्रीशियस फॉरेन रिजर्व। तो दैट इज़ द थिंग कि हम अगर MRO हब बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व बचेंगे, और दूसरा हमको दूसरी कंट्री से मिलेंगे भी। सो दैट इज़ द थिंग। फिर अब एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हैज़ अ हिस्ट्री। इसमें अभी बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी 6 प्राइवेटाइज किए गए थे एयरपोर्ट, जिनका जो अवार्ड है वो अदानी ग्रुप को दिया गया कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। कंसर्न जो रहता है जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन में, वो मेन ये रहता है कि किस सिटी में आपको वो एयरपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्राइवेटाइज करते हो तो उसका एक एजेंडा ये रहता है कि जो भी वो ऑक्शनिंग में या बिडिंग के बाद उसको जीत रहा है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए उस एयरपोर्ट से, उसको उस एयरपोर्ट से प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी जाके ये सक्सेसफुल कहलाएगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि किस सिटी में मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसमें जो आपका एविएशन सेक्टर, उसमें ये भी बोला गया इस बार कि जो एयर स्पेस है वो अभी केवल इंडिया में 60% एयर स्पेस यूटिलाइज किया जाता है। तो ये एयर स्पेस को इम्प्रूव किया जाएगा, इसको यूटिलाइजेशन और बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये भी एक अच्छा रिफॉर्म है जो कि किया जाने वाला है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत आने वाली है, आने वाले समय में आपको एविएशन सेक्टर और ज़्यादा डेवलप मिलेगा। आगे मूव करते हैं। IISc डेवलप्स एंटी माइक्रोबियल कंपोजिट मटेरियल एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर PPEs। तो अब IISc यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उसने क्या किया, डेवलप किया एक 3 लेयर्ड मास्क, एक 3 लेयर्ड मास्क डेवलप किया जो कि एंटी माइक्रोबियल मास्क है। ओके, लो कॉस्ट है, एंटी माइक्रोबियल मास्क है। अब एंटी माइक्रोबियल कैसे होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पॉलिएस्टर फैब्रिक से बनी है विद पॉलीमेरिक नैनो फाइबर। ओके, तो पॉलिएस्टर फैब्रिक से बनी है विद पॉलीमेरिक नैनो फाइबर, ये पहली लेयर है। ये वाटर रेपेलेंट लेयर रहती है। तो पॉलिएस्टर फैब्रिक विद पॉलीमेरिक नैनो फाइबर, ये वाटर रेपेलेंट लेयर रहेगी। जो मिडिल लेयर है वो पॉलिएस्टर फैब्रिक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ विच पॉलीमेरिक नैनो फाइबर कंटेनिंग एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आर डिपॉजिटेड। तो अब जो मिडिल लेयर है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिएस्टर फैब्रिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ विच पॉलीमेरिक नैनो फाइबर्स कंटेनिंग एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आर डिपॉजिटेड। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीवायरल एजेंट्स को है उनको डिपॉजिट किया जाता है मिडिल लेयर पे, ताकि जो सेकंड लेयर रहे वो इनएक्टिवेट कर दे बेसिकली आपके बैक्टीरिया को और वायरस को। अगर वो बैक्टीरिया वायरस फर्स्ट लेयर क्रॉस कर भी गए तो सेकंड लेयर उसको डीएक्टिवेट कर दे। इनर मोस्ट जो लेयर रहती है वो कंफर्टिंग कॉटन फैब्रिक की लेयर रहती है। तो बेसिकली से मिडिल लेयर जो है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीमर से रहती है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीमर क्या करते हैं, पॉलीकैटायंस बोलते हैं उनको, पॉलीकैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीमर। तो ये क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देते हैं माइक्रोब्स को, यानी वायरस एंड बैक्टीरियाज को, जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो बेसिकली मिडिल लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमिंग टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली इज डेंजरस। अब हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा आया है, जब से कोविड-19 आया है तब से हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आया था। हर्ड इम्यूनिटी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी की जब नेचुरली आप इन्फेक्शन होने देते हो और वो इन्फेक्शन होकर के एक बार अगर ठीक हो जाती है आपकी बीमारी, तो इसका मतलब है कि आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सुपरसीड कर गई हैं आपके इन्फेक्शन को, है ना। आपके एंटीबॉडीज़ जब जीत जाएंगी तो क्या होता है कि जब 50% से ज़्यादा लोगों को बेसिकली ये चीज़ हो जाए, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों को एक बार इन्फेक्शन हो जाए और ठीक हो जाता है,
तो या ये माना जाता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो फिर इम्यून हो जाएगी उस डिसीज़ से, यानी कि वो डिसीज़ फिर नॉर्मल डिसीज़ में आ जाएगी, फिर वो डिसीज़ एक एपिडेमिक या एक पैंडेमिक नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका हर्ड इम्यूनिटी होता है नॉर्मल, कि जब बेसिकली आपका क्या होता है कि बहुत कम लोग रहेंगे जिनको फिर आप इन्फेक्ट कर पाओ। अभी क्या हो रहा है कि जैसे एक व्यक्ति है और 3 व्यक्ति उसके साथ खड़े हैं, तो अभी इन तीनों को नहीं है तो वो 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बट अगर एक व्यक्ति है और 3 लोग खड़े हैं और उनमें से 2 को ऑलरेडी हो चुका है इन्फेक्शन, है ना, 2 को ऑलरेडी हो चुका है, वो ठीक भी हो चुके हैं, तो मतलब कि ये दोनों अब रेजिस्टिव हो गए, केवल एक ही व्यक्ति बचता है ना, तो यहाँ पे इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन रेट है घट जाता है। यहाँ पे R0 कितना है, यहाँ पे R0 3 है, क्योंकि ये 3 व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे R0 कितना है, यहाँ पे R0 1 हो जाएगा। और आप सबको पता है कि R0 जितना कम रहेगा उतना कम वो डिसीज़ स्प्रेड होती है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए। लेकिन अब क्या है, इसमें कंसर्न्स है। WHO ने कहा है कि ये डेंजरस है। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये नहीं पता कि एक व्यक्ति को अगर हो चुका है इन्फेक्शन तो दोबारा नहीं होगा। देयर इज़ नो श्योरिटी कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा। अभी हम क्या मान रहे थे कि अगर एक व्यक्ति है और 3 व्यक्ति थे, उनमें से 2 को हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, हम यही मान रहे हैं ना। बट क्या ये श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि जिसको एक बार हो गया है उसको दोबारा नहीं होगा, या दोबारा उसकी एंटीबॉडीज़ जीत ही जाएंगी उसके वायरल इन्फेक्शन से? तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि यहाँ पे एक कंसर्न रेज करती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि ये नहीं पता कि इन्फेक्शन खत्म होने के कितने दिनों बाद तक एंटीबॉडीज़ रेजिस्ट करती हैं, मतलब आपकी बॉडी में रिसाइड करती हैं। अगर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ आने में टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। अब होता क्या है कि जो सार्स हुआ था, यानी कि 2002 में जब सार्स हुआ, तो वहाँ पे जब इन्फेक्शन खत्म हो तो उसके 5 महीने तक एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहती हैं। मर्स के केस में जो मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम आया तब 34 महीने तक एंटीबॉडीज़ थी। बट अगर आप कोविड-19 में देखो तो कोविड-19 में अभी जो स्टडी आई हैं, प्रिलिमिनरी स्टडीज़, वो कहती हैं कि 40 डेज तक ही बेसिकली वो रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या री इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है कोविड-19 के केस में। इस कारण से भी आप नहीं बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी को फाइनल सोल्यूशन मान सकते हो, और नेचुरल तरीके से तो बिल्कुल आप नहीं मान सकते। वैक्सीनेशन विल बी द ओनली ऑप्शन हेयर। ओके, तो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं FAQ पेज में। तो रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेजर्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द फार्म क्राइसिस। तो अभी पिछले जो 3 दिन में हुआ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज वाला तो हमने डिस्कस कर लिया अलग अलग सेक्टर्स का, अब हम जो पिछले 3 दिनों से हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्म सेक्टर की बात की तो निर्मला सीतारमण ने बेसिकली काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि शॉर्ट टर्म की जगह हमको लॉन्ग टर्म में फोकस करना चाहिए ना, शॉर्ट टर्म की जगह हमको लॉन्ग टर्म में फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर फार्मर्स से और जो एक्टिविस्ट हैं, फार्मर एक्टिविस्ट हैं, उनसे अगर बात करो तो उन्होंने कहा था कि आपको पहले इमीडिएट सपोर्ट देना चाहिए था, क्योंकि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है, एपिडेमिक की सिचुएशन है। अभी आपको इमीडिएट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर, लोन वेवर्स, कंपनसेशन फॉर द अनसोल्ड प्रोड्यूस, ये सब आपको ज़्यादा पहले करना चाहिए था बिफोर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस एंड ऑल। ओके, अब ऑथर ने यहाँ पे वो एक एक करके डिस्कस किया है कि क्या जो चेंजेस हैं वो अच्छे हैं नहीं। तो पहला जो चेंज है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में ये बोला गया कि डी रेगुलेट किया जाएगा, है ना, डी रेगुलेट किया जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि डी रेगुलेशन का मतलब क्या है। क्या होता था कि पहले 6 जो अलग अलग कमोडिटीज़ थी, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, अनियन हो गए, या ये सब चीज़ हो गई, इनके प्राइजेस गवर्नमेंट फिक्स कर देता था ना, गवर्नमेंट इनके प्राइजेस फिक्स कर देता था। डी रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जो ये प्राइजेस है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी। तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे अगर, तो कुल मिलाकर के डीरेगुलेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जो प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट ना डिसाइड कर करके मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। तो हो सकता है अगर प्राइजेस बढ़े तो ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो फार्मर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको ऑलरेडी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने इसको एनाक्रोनिस्टिक लेजिस्लेशन बोला था। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को एनाक्रोनिस्टिक लेजिस्लेशन बोला था। एनाक्रोनिस्टिक लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ ये सिंक में नहीं है, मतलब जो टाइम है वो इस लॉ को हटाने का है लेकिन अभी भी ये चल रहा है। तो एनाक्रोनिस्टिक का मतलब वो होता है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए बेसिकली दूसरा जो बेसिकली इसका मिसयूज़ किया जाता था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोग होर्डिंग कर देते थे, ये सारी चीज़ें समस्याएं देखने को मिलती थी। बट अभी अगर मार्केट सोर्सेज डिटरमाइन करने लगेंगे, मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बेसिकली स्टॉक्स हैं वो होर्डिंग और ये सारी चीज़ें भी बंद होंगी, ठीक है ना। ट्रेडर्स हैव लॉन्ग कंप्लेंट ऑफ हैरासमेंट अंडर द एक्ट ऑल्सो। ओके, क्या होता था, ट्रेडर्स जो रहते थे उन्होंने काफ़ी इसमें कंप्लेन भी की थी 1955 के एक्टों की, कि उनका हरासमेंट भी बहुत किया जाता है, ठीक है ना। और दिस एक्ट हैज़ डिसइंसेंटिवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड हिंडर्ड फार्म एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये एक्ट जो है इस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो फार्म एक्सपोर्ट है उसको भी हिंड्रेंस मिलता था, तो वो भी चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है।
तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि 6 कैटेगरीज जो है एग्रीकल्चरल फूड स्टफ की, जो सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, एडिबल ऑयल हो गए, ऑयल सीड हो गए, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, ये 6 कमोडिटीज़ को बेसिकली क्या है डी रेगुलेट किया जाएगा। मतलब कि क्या होगा, इनकी जो प्राइसेस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, इनकी प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। देन स्टॉक लिमिट्स ऑन दीज कमोडिटीज़ विल नॉट बी इम्पोज एक्सेप्ट इन द टाइम्स ऑफ नेशनल कैलामिटी और फेमाइन। अब क्या है, स्टॉक लिमिट्स जो है वो भी इनके ऊपर नहीं लागू होंगे। स्टॉक लिमिट वाला कि कितना स्टॉक आप बना रहे कितना नहीं, नेशनल कैलामिटी के टाइम को छोड़ दो अगर, तो बाकी टाइम में आपके ऊपर स्टॉक कैलामिटी नहीं, स्टॉक जो लिमिट है वो नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट थिंग ये है, इससे क्या है कि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड फूड प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे विल बी अलाउड टू स्टोर एज मच एज अलाउड बाय द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो जितना उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उतना वो स्टोर करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्सपोर्टर्स विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज लिमिट्स, है ना, तो एक्सपोर्टर्स को भी इस लिमिट से हटा दिया जाएगा। देन और दूसरे रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने जो APMC यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मंडीज़ है उनको रिफॉर्म करने की बात की है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली चलती थी, मंडीज़ की बहुत ज़्यादा मोनोपोली चलती थी, है ना। तो अब बेसिकली मॉडल APMC एक्ट ला दिया है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टेट्स को बोला था कि आप मॉडल APMC एक्ट लाओ, लेकिन बहुत कम ही स्टेट्स है जिन्होंने किसको लाया है ना, बहुत कम ही स्टेट्स है जिन्होंने किसको अप्लाई किया है। तो सेंटर नाउ ये कोशिश कर रहा है कि पूरे के पूरे स्टेट्स को बाईपास कर दिया जाए और एक फेडरल लॉ ला दिया जाए, ताकि जो इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स हैं इनको इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके, ठीक है ना। तो ये मंडीज़ की जो मोनोपोली थी इसको ख़त्म करने के लिए एक लॉ लाया जाएगा जल्दी ही। देन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है, तो उसके लिए 1 लाख करोड़ का नाबार्ड के अंदर फंड भी लाने की बात की जा रही है। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बाय द नाबार्ड। ओके, तो नाबार्ड 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी लाएगा। ये क्या करेगा बेसिकली कि जो मैनेजमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हार्वेस्ट के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है। देन आपका जो फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स हैं उन सबको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिफॉर्म्स किसी काम के नहीं रह जाते। अगला जो था कि MSME सेक्टर्स को हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो MSME सेक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, ऑल द MSME विद टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ विद आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ अप टू 25 करोड़ विल बी एलिजिबल टू बोरो अप टू 20% ऑफ देयर टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन February 29, 2020। तो जितनी भी MSME है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, जिनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है अप टू 25 करोड़, दे विल बी एलिजिबल टू बोरो अप टू 20% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। वो जितना भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उनका, उसका 20% और बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए इसके लिए MSME सेक्टर के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। क्या होता था, बैंक्स जो रहते थे वो अभी तक इनको देने से कतराते थे, मतलब लोन्स इनको नहीं देते थे MSME सेक्टर्स को। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बैंक्स ने बोला कि हम क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं, मतलब बैंक्स ने खुद बोल दिया है कि हम आपको जीरो रिस्क पे आपको रहेगा, अगर वो नहीं देते तो हम आपको चुकाएंगे। तो अब बैंक्स के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं कि वो ना दे। तो अब क्या होगा इससे कि बैंक्स जो हैं वो उनको मुहैया कराएंगे, फंड्स देंगे, पैसे देंगे, इस कारण से ये और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो लगभग 45 लाख MSMEs हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस प्रपोजल, जो 3 लाख करोड़ का ये प्रपोजल है। अब क्या है, MSMEs की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। अभी क्या होता था कि MSME जो मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थी और जो सर्विसेज वाली थी, इनमें डिफरेंसेस रहते थे, किसी का दूसरा इन्वेस्टमेंट था, किसी का दूसरा था। तो ये जो डिफरेंस है इसको हटा दिया गया है और अब जो डेफिनेशन है वो बेसिकली डेफिनेशन है इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट। अब वो जो डेफिनेशन है वो पहले क्या होता था, पहले होता था इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही किया जाता था, केवल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। पहले केवल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे किया जाता था, अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द डिफरेंस है। मतलब अब क्या हो गया है कि एक यूनिट जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है वो माइक्रो यूनिट है। एक यूनिट जिसमें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर जिसका 50 करोड़ तक का है वो स्मॉल यूनिट है। इन्वेस्टमेंट जिसका 20 करोड़ तक का है, टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, वो आपका मीडियम इंटरप्राइज है। तो ये 3 डेफिनेशन याद रखेगा एंड ये बहुत बड़ी डिमांड थी जो कि कई सालों से लोग कर रहे थे। इससे क्या होता है कि लिमिट भी बढ़ गई, टर्नओवर की लिमिट भी बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी। तो अब क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा मतलब लोग इसके अंदर आ पाएंगे, मतलब माइक्रो यूनिट्स के अंदर आ पाएंगे, तुमको और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना।
इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। काफ़ी ज़्यादा जो छोटी MSMEs थी उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग हेयर। ओके, इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं, अब ऑथर ने पूछा कि क्या डिस्कॉम्स को भी कुछ दिया गया, तो हाँ, ₹90,000 करोड़ निकाले गए हैं फॉर द डिस्कॉम्स, इनके लिए सिक्योरिटाइज करने के लिए, बेसिकली पावर जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है उनमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए 90,000 करोड़ निकाले गए हैं, ठीक है ना। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी ये जो डिस्कॉम्स की हालत है वो भी ख़राब है, तो उनको भी जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कॉमन मैन के लिए क्या बोला गया है, कॉमन मैन के लिए ये बोला गया कि 24% जो PF है यानी कि प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का, वो जिनको 15,000 तक की सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है ना। वो नेक्स्ट उनके लिए भी गवर्नमेंट पे करेगी। ऐसी यूनिट्स के लिए जो 100 से कम लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, तो छोटे वर्कर्स को फ़ायदा होगा जो 15,000 से कम की सैलरी लेते हैं और ऐसी यूनिट पे काम करते हैं जहाँ 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो TDS है, TCS है, उसमें 25 बेसिस पॉइंट यानी 25% का 25% का उसमें कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। 25% की कमी देखने को मिलेगी TDS और TCS में, उनमें उनसे कम कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन TDS उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो मंथली सैलरीज लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एम्प्लॉय जो कि मंथली सैलरी रिसीव करते हैं उनके लिए TDS वाला मेजर नहीं है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि लिए गए हैं। अब माइग्रेंट्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो माइग्रेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। CMIE जो आपका है, CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने एस्टिमेट लगाया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 24.2% तक पहुंच गया इंडिया में, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट तो 26% तक पहुंच गया। ओके, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 26% तक आ गया, ठीक है ना। माइग्रेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहे हैं और सबसे अधिक उनका लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल। गवर्नमेंट ने अब क्या बोला है कि 5 kg का राशन दिया जाएगा उन लोगों को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं है इंक्लूडेड, या फिर दूसरे स्टेट कार्ड्स को नहीं होल्ड करते, उनको 5 kg तक का राशन दिया जाएगा, 1 kg चना दिया जाएगा। दिस इज़ द स्कीम फॉर द माइग्रेंट्स एंड ऑल। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट है जो कि उनको मिलेगा। PDS ना होती है भी उनको PDS के बेनिफिट दे जाने की बात की जा रही है। देन दूसरा जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट का, वन नेशन वन राशन कार्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनाउंसमेंट है कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लोकल जगह से ही वो ले, आप किसी भी इंडिया के स्टेट में जाके कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी PDS शॉप में जाकर के आप उसको ले सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 83% तक तो अगस्त 2020 तक आ जाएगा और 100% ये मार्च 2021 तक ये स्कीम लागू कर दी जाएगी। सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऑथर ने ज़रूर बोली है कि इससे देखना होगा कि क्या होता है कि सारा का सारा कहीं बोझ ऐसा ना हो कि कुछ चुने सेंटर्स पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर सारा बोझ चुने सेंटर्स पे पहुंच जाएगा तो होगा क्या कि वहाँ पे राशन खत्म हो जाएगा। अब राशन खत्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे वो होने लगेगा। तो इस कारण से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात रहती है कि हर जगह राशन प्रॉपर पहुँचे और सारा लोड ऐसा ना हो कि किसी एक स्टेट में जहाँ ज़्यादा माइग्रेंट जाते हैं वहाँ पर सारा का सारा बोझ पहुँच जाए, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एक स्कीम लॉन्च की जाएगी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना टू कन्वर्ट गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग इन द सिटीज़ इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो जो गवर्नमेंट हाउसिंग फैसिलिटीज़ है सिटीज़ में उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन द PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में उनको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो ये माइग्रेंट्स हैं, इस तरह के लोग हैं, इनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके नई सिटीज़ में जाकर के। इससे स्लम कल्चर भी कम होगा, है ना। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी जिसमें अप टू ₹5,000 करोड़ हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रीट वेंडर्स का काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ, इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम द न्यूज़ एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।